हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो है ये मॉडल पेपर 2 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने वाला हूँ पूरे 70 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन? तो टोटल 70 क्वेश्चन रहेगा इसमें। जिस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लोग 70 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। ज्योग्राफी के एग्जाम में जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को 35 बनाना है। तो चलिए, इसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पे देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। अगर पढ़ लिए हैं पहले से तो आप लोग अपना स्कोर जो है चेक करते जाइएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा जो आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, उससे पहले एक आवश्यक सूचना है, जो अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, जहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसी भी क्लास का, तो उसके लिए आप लोगों को ये आर्ट्स वाला 07 पे सर्च करके क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है, ये बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हम उस स्रोत को कहते हैं जिसे हम लगभग धरती जब तक रहेगा तब तक हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत। मतलब वो ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा हो जाए या पवन ऊर्जा हो जाए या ज्वारीय ऊर्जा हो जाए, ये सभी जो है किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये सभी है नवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है ये है अनवीकरणीय। क्या है? तो ये सभी है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, जो बैलाडीला प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला एक खान का नाम है जो कि प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत का मतलब, अगर भारत का मैप आप लोग देखे होंगे तो ये ऊपर वाला भाग होता है उत्तर और नीचे वाला भाग जो होता है ये होता है दक्षिण। ये होता है दक्षिण। तो इस सब साइड में जो भी नदी पड़ता है उसको बोला जाता है दक्षिणी भाग में। तो दक्षिण में हो जाएगा आप लोगों को कृष्णा, उसके बाद बोल सकते हैं कावेरी, कृष्णा कावेरी, उसके बाद हो जाता है गोदावरी। कृष्णा कावेरी गोदावरी ये सभी क्या है? तो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ये कहा जाता है अहमदाबाद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कानपुर को। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको बोला जाता है? कोयम्बटूर को। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग तीनों याद रख सकते हैं। सिंपल पूछेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप लोगों को कोयम्बटूर को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। बाकी हम लोग जो है 7 बजे पर डे लाइव आते हैं शाम में, तो आप लोग उसे भी जुड़ना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है, जो भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पत्तन है ये है मुंबई पत्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, जो निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो नीचे जो पुस्तक दिया गया है इसमें बोला जा रहा है कौन सा है जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है? तो हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है ये है कॉस्मोस। क्या है? कॉस्मोस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 का, जो मसाई जनजाति संबंधित है।
तो मसाई जनजाति जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है, जो मसाई जनजाति कहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो भूगोल का जनक माना जाता है, तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, भूगोल का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है यूनान को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि जो सबसे अधिक है ये आप लोगों को हो जाएगा अफ्रीका महादेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से, क्योंकि अफ्रीका महादेश जो है ये शिक्षा और बहुत सारे ऐसे मायने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अंध महाद्वीप। उसके बाद बोला जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महादेश हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को एशिया। ऑप्शन नहीं बोलना है, सिंपली याद रखिएगा, जो अगर पूछा जाए जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महादेश की है तो वो हो जाएगा अफ्रीका, और पूछा जाएगा किस महादेश का जनसंख्या सबसे अधिक है तो हो जाएगा एशिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो विश्व में जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है इनका नाम है लाटविया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारत में जो है, अगर भारत में पूछा जाएगा तो भारत में जो है भारत में केरल क्या है? तो लिंगानुपात में सर्वाधिक है, मतलब लिंगानुपात में शीर्ष स्थान पर है। क्या बोल सकते हैं? शीर्ष स्थान पर है। इसका मतलब हो गया, जो पूछेगा पूरा दुनिया में जो है किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है तो याद रखिएगा लाटविया। अगर पूछ लिया जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है तो याद रखिएगा केरल का। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो भारत में जो है 1 हेक्टेयर भूमि पर कुल 5 लोग आश्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, जो निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? निम्न जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो पता होगा, इससे पहले मैंने बताया हूँ आप लोगों को, जो एशिया महादेश जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, और ये हो जाएगा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ टाइपिंग मास्टर ने गायब कर दिया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो एशिया आयु वर्ग से तात्पर्य है। एशिया आयु वर्ग यहाँ नहीं होगा, एशिया आयु वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे बोल सकते हैं हम कार्यशील आयु वर्ग। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कार्यशील आयु वर्ग बोलेंगे तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 14 का, जो निम्नांकित में से कौन सा आयु नहीं है? तो अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पता होगा, जो ज्योग्राफी के अनुसार जो है 3 आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। 0 से 14 वर्ष जिसको बोला जाता है बाल आयु वर्ग। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाल आयु वर्ग। 15 से 59 वर्ष इसको बोला जाता है कार्यशील आयु। क्या बोला जाता है? कार्यशील आयु। उसके बाद 60 से अधिक वाले इसको बोला जाता है प्रौढ़ आयु वर्ग या वृद्ध प्रौढ़ आयु बोलेंगे। और 90 वर्ष से अधिक वाला कोई भी आयु क्राइटेरिया नहीं है, तो पूछा जा रहा था कौन सा आयु नहीं है, तो 90 वर्ष से अधिक वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 15 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? मतलब कौन से देश का मानव विकास सबसे उच्च है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों को भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 16 का, जो हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है?
याद रखिएगा, पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा फल एवं सब्जी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल एवं सब्जी के जो कृषि होता है उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन हमारा 17 का, जो कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो कौन सा फसल है जो कृषि में नहीं बोया जाता है, तो ये मेरे हिसाब से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से ज्वार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18 का, ये है गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए, ये होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के बागान को बोला जाता है फेजेंडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक अरेबिका और रोबस्टा, क्या है, अरेबिका और रोबस्टा, पूछेगा क्या है, अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों जो है ये है कॉफ़ी का प्रजाति, क्या है, कॉफ़ी का एक प्रजाति है, कॉफ़ी का एक क्या है, प्रजाति है, अरेबिका और रोबस्टा, प्रजाति या किस्म बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है। खाद्य फसल किसको कहते हैं, तो जिस फसल को हम खाते हैं उसको बोलेंगे खाद्य फसल। तो गेहूं जो हो जाएगा ये हो जाएगा खाद्य फसल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 का, जो निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमेजन बेसिन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 22 का, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो कौन सा ऐसा कृषि का प्रकार है जिसका विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रोपण कृषि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 का, बोला जा रहा है बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित हुआ। तो बागाती कृषि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा कृषि जिसको हम लोग एक बार लगाने के बाद जो है कई वर्षों तक उसका उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो उसको बोला जाता है बागाती कृषि। बागाती कृषि के उदाहरण में याद रखिएगा आप लोग, जो नारियल हो गया नारियल हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सभी क्या है, बागाती कृषि हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कहाँ पे सबसे अधिक विकास हुआ, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 24 का, जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, मतलब सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है याद रखिएगा 90% से अधिक, 90% से अधिक इसमें जो है कार्बन पाया जाता है। 90% से अधिक क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। याद रखिएगा कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है और पीट जो होता है ये सबसे खराब किस्म का कोयला है। क्या है, सबसे खराब किस्म का कोयला है, सबसे खराब किस्म का कोयला है। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये 25 का, जो निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल का जो उदाहरण होता है ये हो जाता है जूट, कपास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जूट भी क्या है, तो एक रेशेदार फसल का उदाहरण है। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पाद तैयार करता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछता है लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है उसको बोला जाता है आधारभूत उद्योग। जैसे में हम उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं लौह इस्पात उद्योग। क्या बोल सकते हैं, लौह इस्पात उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग जो है ये क्या है,
तो ये है आधारभूत उद्योग का उदाहरण। कभी कभी 4 उद्योग दे देगा ऑप्शन में, पूछेगा इनमें से कौन आधारभूत उद्योग है, तो आप लोगों को याद रखना है सिंपली लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 का, जो निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। तो औद्योगिक अवस्थापना के लिए क्या चाहिए, तो बाजार आपको चाहिए, पूंजी चाहिए और ऊर्जा चाहिए। तो ये 3 चीज औद्योगिक अवस्थापना का कारण है। जनसंख्या घनत्व से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा था औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व से कोई लेना देना नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 28 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो पूछा जा रहा है कौन सा है जो तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्रियाकलाप को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ये हो जाएगा आप लोगों को व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ से जो ये तीनों है, ये आप लोगों को हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित। क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित। प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे आखेट हो गया, मछली पकड़ना हो गया, कृषि हो गया, ये तीनों क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 का, जो शिक्षा और कानून जो है क्रियाकलाप है, मतलब शिक्षा और कानून किस प्रकार के क्रियाकलाप है। तो याद रखिएगा ये है चतुर्थक क्रियाकलाप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है जो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो याद रखिएगा व्यापार भी तृतीय क्रियाकलाप है, परिवहन भी तृतीय क्रियाकलाप है और संचार और सेवाएं भी तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो ओपेक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा आप लोगों को वियना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा OPEC इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हो जाता है इनका फुल फॉर्म, जिसका मुख्यालय पूछा जा रहा था। तो याद रखिएगा वियना में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 32 का, जो वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WWW, क्या बोला जाता है, WWW। अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि जो भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें से WWW का नाम आता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये हो जाता है आप लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूछा जा रहा था खोज किसने किया, तो इसका खोज किया था टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 33 का, जो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा पेट्रोलियम को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 का, जो विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, मतलब विश्व का कौन सा समुद्री मार्ग है जो सबसे व्यस्त है। तो ये याद रखिएगा आप लोगों को हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 35 का, जो संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये किए गए हैं औद्योगिक पत्तन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 का, जो निम्नांकित में कौन सा एक पठारी नगर है। तो नागपुर का पठार आप लोग सुने होंगे, बहुत चर्चित है, तो इसीलिए नागपुर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पठारी नगर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 का,
जो निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात को बोलते हैं बाल आयु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात बोल सकते हैं, या बाल आयु लिंगानुपात। मतलब बच्चे में जो है लिंगानुपात मतलब सबसे कम किसका है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 38 का, जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत का लिंगानुपात है 943। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति हजार पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको बोला जाता है लिंगानुपात। मान लीजिए अगर किसी गांव की जनसंख्या है 1000, सॉरी 1000 नहीं, मान लीजिए 1900 है, इसमें 1000 क्या है? पुरुष है, 1000 पुरुष है और 900 महिला है, तो इसका लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 900। मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितना महिला पड़ता है, उसी महिलाओं की संख्या को बोला जाता है क्या? तो लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन हमारा 39 का, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये हो जाएगा आप लोगों को राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्या बोलेंगे? भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया जाए तो राजस्थान, जनसंख्या के अनुसार पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर मतलब सी इसका तो करेक्ट आंसर है ही, याद रख लीजिएगा। आप लोगों को बताना है विश्व में किस देश का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 का, जो किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? तो जनसंख्या वृद्धि मतलब भारत में जो है एक ऐसा काल है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गया था, तो वही काल पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1911 से 1921 ईस्वी तक का जो जनगणना हुआ था उसमें पता चला जो जनसंख्या बढ़ने के अलावा जो है घट गया है, इसीलिए बोलते हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का, जो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का अंग कौन सा नहीं है? तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक कौन सा नहीं है? तो अपकर्ष कारक हम बोलते हैं उसको जिसमें आदमी एक जगह से दूसरे जगह स्वेच्छा से जाते हैं। याद रखिएगा प्रवास के दो कारक होते हैं, याद रखिएगा क्या याद रखना है? प्रवास के दो कारक होता है, एक प्रतिकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक, दूसरा होता है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है आप लोगों को? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है, तो ये सभी आप लोगों को क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है? आदमी मजबूरन जाता है, दूसरे जगह जो है प्रवास करता है मजबूरन, और इसमें जो है क्या करता है? तो स्वेच्छा से। क्या करता है? स्वेच्छा से। क्या होता है? स्वेच्छा से। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का क्या है? अपकर्ष कारक नहीं है। तो ये सभी क्या है? अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में मैंने क्या बताया आप लोगों को? स्वेच्छा से प्रवास करता है। स्वेच्छा से प्रवास करना मतलब मान लीजिए यहाँ का स्थिति थोड़ा मतलब शहरी इलाका मान लीजिए नहीं है, तो यहाँ उतना सुविधा नहीं है, तो हम बेहतर स्थिति के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपकर्ष कारक। जैसे अनुकूल जलवायु है फिर भी हम प्रवास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनुकूल। तो रहन सहन की निम्न दशा है, ये जो है अपकर्ष कारक नहीं है, याद रखिएगा ये प्रतिकर्ष कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 का, जो भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? तो याद रखिएगा
ये है लक्षद्वीप का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 44 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन सा शहर ऐसा है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा जो है पता होगा उत्तर प्रदेश में होगा, ये यमुना नदी के किनारे स्थित होगा। पटना है आप लोगों को पता होगा गंगा नदी के किनारे। कोलकाता जो है ये पता होगा आप लोगों को हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो पूछा जा रहा था कौन सा शहर है जो नदी के तट पे अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएंगे भोपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 45 का, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो है वर्तमान में याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 का, जो भिलाई किस वर्ग का नगर है। तो भिलाई पता होगा आप लोगों को औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक नगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 का, जो निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो जूट उत्पादन के लिए सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है ये हो जाएंगे आप लोगों को गंगा का डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 48 का, जो निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि का समस्या कौन कौन है, तो याद रखिएगा निम्न उत्पादकता, ये भी भारतीय कृषि की समस्या है। विखंडित जोत बोल सकते हैं, मतलब खेतों का जो छोटा छोटा आकार है वो। और तीसरा है अनियमित मानसून। देखते हैं ना अभी अभी क्या होता है, तो जिस टाइम आप लोगों को बारिश की ज़रूरत होती है उस टाइम में बारिश नहीं होता है, और जब पता चले बारिश का ज़रूरत नहीं है तब जाके बारिश होता है, तो उसी को हम बोलेंगे अनियमित मानसून। तो इस प्रकार से ये तीनों हो जाएगा भारतीय कृषि की समस्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 49 का, जो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो अवस्थित है ये है आप लोगों को तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 50 का, जो निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास उत्पादक नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 51 का, जो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर पूछा जा रहा है जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो हो जाएगा ये मेरे हिसाब से सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बोकारो स्टील जो प्लांट है ये रूस की मदद से भारत में स्थापना किया गया था 1965-66 में। अगला क्वेश्चन है जो प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो नाम से स्पष्ट है प्रादेशिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है एक हम नीति बनाएंगे या एक प्रकार से हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्लान, योजना। तो प्रादेशिक नियोजन क्या होगा, तो किसी क्षेत्र के, तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54 का, जो भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बॉम्बे से थाना के बीच चला था, बॉम्बे से थाने के बीच चला था। बॉम्बे से थाने के बीच जो है भारत में सबसे पहले रेल चला था। कितना किलोमीटर तक, तो याद रखिएगा मात्र 34 किलोमीटर की दूरी के बीच। और आप लोगों को कमेंट में बताना है जो विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो भारत का जो इंटरनेट का सुविधा प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है उसके बाद 56 का, जो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत के जो 4 महानगर है कौन कौन है, तो याद रखिएगा ये है दिल्ली, उसके बाद हो गया मुंबई,
दिल्ली, मुंबई, उसके बाद हो गया कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 महानगर है। इसको जोड़ने वाली सड़क जो है उसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का, जो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, जो उत्तर में कौन हो जाएगा, श्रीनगर, और दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी। तो ये हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 58 का, जो वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। तो 2010-11 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो रहा या भागीदार, ये रहा था चीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 का, जो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो है मापन पूछा जा रहा है किस में होता है। तो याद रखिएगा ये होता है डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 60 का, जो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो जब उद्योग चलता है तो कौन सा प्रदूषण होता है। तो याद रखिएगा उससे जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उद्योग जब चलता है, कोई भी औद्योगिकरण होता है तो उसमें जो मशीन चलता है उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं निकलने से वायु प्रदूषण, उसका जो दूषित पदार्थ होता है कचरा, उसको जब कहीं हम डालते हैं तो उससे जल प्रदूषण, और उसमें जो आवाज़ होता रहता है उसके कारण होता है ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है जो हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो किया गया था ये किया गया था खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्या हो जाएगा श्वेत क्रांति। अगला जो क्वेश्चन है ये सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है, तो ये याद रखिएगा गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का, जो हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है ये हो जाएगा आप लोगों को महानदी पर, और ये महानदी कहाँ है तो ये पता होगा आप लोगों को उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का, जो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सा है, तो माही जो है सबसे छोटी नदी है। तो याद रखिएगा माही बेसिन सबसे छोटी बेसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 65 का, जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो चुका है, जो कौन सा क्षेत्र जो है जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है। तो ये हो जाएगा गंगा का डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो र से होता है रावत भाटा और र से हो जाता है राजस्थान। तो रावत भाटा कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का परमाणु संयंत्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 77 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत वही हुआ जिसका हम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसका भंडारण समझेंगे असीमित है। तो ये हो जाएगा वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अब अंतिम क्वेश्चन की ओर। 2-3 क्वेश्चन और बचा है। 68 का है, जो मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। बताइएगा 68 का, जो मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है किससे है। तो ये मैसाबी श्रेणी भी जो संबंधित है ये है लौह अयस्क से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 69 का है, जो सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली जो है एक कोयला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लाइव लेते लेते मेरा जो है लाइट कट गया था, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा असुविधा भी हुआ था। इसके कारण मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट है जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है। तो तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो भारत का पहला, क्या बताना है, भारत का पहला
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पहला भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र या नाभिकीय ऊर्जा सेंटर कौन सा है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं बनाया हूँ। तो आप लोगों को आशा करता हूँ जो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो प्रत्येक दिन 7 बजे लाइव सेशन कराता हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होता है, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।